जगत में एक नई जागृति को पैदा कर दिया था और अमेरिका इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सका। लेकिन अमेरिका में ये विकास कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स वहां पर कैसे पहुंचे, ये रिवोल्ट, ये रिवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, ये कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमें इन डिस्कशन से मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अमेरिकन रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आता है पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, जो कि 1765 से 1783 के बीच हुआ था। 1775 के बाद से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका था दो आर्मीज के बीच में। एक तरफ अमेरिकन मिलिशियाज थे जिनको सपोर्ट किया जा रहा था फ्रेंच, पुर्तगीज एंड स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स थे जो कि उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और वो लड़ रहे थे अमेरिकन मिलिशियाज के साथ। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने सरेंडर किया और अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। लेकिन ये पूरी जो जर्नी थी ये कैसे शुरू हुई, हम इसे शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो लास्ट आइस एज था जब वो अपने अंतिम चरण में था, तो लगभग 22 से 25 हजार साल पहले मध्य एशिया में रहने वाली मंगोलोइड जनजाति, मंगोलोइड ट्राइब्स के लोग इन सर्द हवाओं और सर्दियों से बचने के लिए पूर्व की ओर प्रवास करने लगे, ईस्ट की ओर माइग्रेट करने लगे। अपने प्रवास के इस घटनाक्रम में वो आइस एज के कारण जमे हुए बेरिंग सी को क्रॉस कर गए। अगर आपसे ये कहा जाए कि मध्य एशिया से लोग या फिर यहाँ पर ये जो पूरी लोकेशन थी यहाँ से लोग यूएसए में आ गए, तो आपको एक आश्चर्य हो सकता है कि आखिर वो यूएसए में कैसे पहुंचे। क्या उनके पास नाव थी या वो तैरना जानते थे जिसके बाद वो तैरकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आ गए? तो उन्हें वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें एक सॉलिड लैंड मिल चुकी थी जिसके सहारे वो बहुत आराम से, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है और अगर ये बर्फ से जम जाए तो दोनों कॉन्टिनेंट आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसके सहारे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आ गए। हालांकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो नदन हिस्सा था वो भी आइस एज के प्रभाव में था, तो वो थोड़ा और साउथ में आ गए, जो कि वर्तमान की यूएसए की लोकेशन है। वो यहाँ पर साइड करने लगे। उनकी जनजातियां यहाँ पर बहुत लंबे समय तक फ्लरिश हुई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो यहाँ पर शांति से रह रहे थे। हालांकि ये शांति काफी लंबे समय तक रही, लेकिन ये चिर स्थायी नहीं थी और इसे कभी न कभी तो टूटना था। और ये शांति तब टूटी जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक खोजी नाविक ने कदम रखा अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर। आखिरकार अंत में इन ट्राइब्स के लोगों को दुनिया ने जान लिया कि ये भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर रह रहे हैं। तो आखिर क्रिस्टोफर कोलंबस क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लेकर या फिर वहां रह रही जनजातियों को लेकर? एक्चुअली में क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिकन कॉन्टिनेंट या फिर वहां रह रही जनजातियों से कुछ खास रुचि नहीं थी, उनमें वो कुछ खास उनमें इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो अपनी यात्रा पर इंडिया की खोज में निकला था, भारत की खोज में निकला था। भारत की खोज में निकलने से क्या मतलब है? क्या लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे उस समय यूरोप में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप के लोग भारत के बारे में भली भांति जानते थे, भारत के साथ उनका व्यापार भी होता था। लेकिन जो वर्तमान में टर्की की लोकेशन है, कुस्तुनतुनिया इज द प्लेस देयर, जब उस पर अरबों ने अपना कब्जा जमा लिया, तो उसके बाद जो एक लैंड रूट था यूरोप का इंडिया तक आने का, वो ब्लॉक हो चुका था। अब यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया तक आने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि कई साइंटिफिक डिस्कवरीज के जरिए ये प्रूव हो चुका था कि अर्थ सर्कल है, गोल है। साइंटिफिक रिवोल्यूशन एनलाइटनमेंट के साथ साथ चल रहा था, मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में बताया था। तो ये श्योर हो चुका था कि अर्थ गोल है। तो इसी बात को आधार बनाकर, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस को पता था कि जो इंडिया है वो यूरोप के ईस्ट की ओर है, तो उसे एक बात की समझ तो थी कि अगर वो वेस्ट की ओर भी चला तो घूमकर वो इंडिया तो पहुंच ही जाएगा। और इसी बात को आधार मानकर वो वेस्ट की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन वो एक ऐसी जमीन पर पहुंचता है जो वास्तव में इंडिया नहीं थी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचकर वहां की जनजातियों को देखता है तो वो उन्हें रेड इंडियंस के नाम से पुकारता है, बिकॉज ही वाज सपोजिंग कि वो इंडिया पहुंच चुका है। उन्हें आज भी मिसनॉमर के तौर पर रेड इंडियंस ही कहा जाता है, या फिर आप उन्हें अमेरिका की मूल जनजाति भी कह सकते हैं। This change when sea route to America was discovered by Christopher Columbus in 1492. After that, various European powers established colonies in North America. जब इस बात की जानकारी दुनिया को लग गई कि एक बड़ा लैंड मास है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते थे, तो दुनिया भर से लोग इस कॉन्टिनेंट की ओर आकर्षित हुए, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वहां पर कब्जा जमाने के लिए, लाइक स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। हालांकि उस समय, उसके कुछ समय बाद अमेरिका वहां पहुंचता है और उसी के नाम पर उस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया। धीरे धीरे वहां पर कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो जाकर बसने लगे। जो लोग यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे गए, उसके लिए कई सारे कारण थे। ये ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो लैंडलेस पीजेंट थे। उन्हें पता चला कि कॉन्टिनेंट है जहां पर जाएंगे तो उन्हें जमीन तो डेफिनेटली मिल जाएगी। कई बार रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से लोग अमेरिका चले गए। मैंने आपको बताया कि लास्ट डिस्कशन में बताया था कि प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स के बीच में जो वॉर चल रहा था, उससे बचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे चले गए। तो रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए भी लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर गए। व्यापारी व्यापार की लालसा में वहां पहुंचे। एक्सप्लोरर्स जो कि खोजी थे वो वहां के लैंडमार्क्स के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर गए। और कुछ लोग जो एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते थे या फिर नई दुनिया, नई जमीन का लाभ उठाना चाहते थे, ऐसी बहुत बड़ी संख्या यूरोप से अमेरिका की ओर जाने लगी। जब ये संख्या यूरोप से अमेरिका की ओर गई तो डेफिनेटली उनका कन्फ्रंटेशन वहां की नेटिव जो ट्राइब्स थी उनसे होना था। ये कन्फ्रंटेशन हुआ भी। काफी लंबे समय तक जो नेटिव ट्राइब्स थी उन्होंने मुकाबला किया इन लोगों का, जो वहां पर वहां की जमीन को ऑक्यूपाई करके उसका फायदा उठाने की लालसा में गए थे। अल्टीमेटली जो वहां की नेटिव ट्राइब्स थी उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मारा भी गया। वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पीछे की ओर चले गए और जो कोस्ट का इलाका था वहां पर कॉलोनीज को डेवलप किया जाने लगा। जब ये पूरा वॉर चल रहा था, एक और नेटिव जो अमेरिकन थे उनके और यूरोपियंस के बीच में, तो जब नेटिव अमेरिकन पीछे हटे तो जो लैंड सामने आई, फिर यूरोपियन पावर्स के बीच में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। जब यूरोपियन पावर्स के बीच में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें दो की प्लेयर थे, एक था इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भिड़ रहे थे और ये जो वॉर था इस लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, डेफिनेटली ये सिर्फ यहाँ नहीं लड़ा गया, ये दुनिया के कई सारे अन्य हिस्सों में भी लड़ा गया। इसे 7 ईयर वॉर के नाम से जाना जाता है। 1756 में ये वॉर स्टार्ट हुआ, 1763 तक चला। इसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिला, क्योंकि जब जब वहां पर वॉर चलता था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वो वॉर इंडिया में भी स्टार्ट हो जाता था। हालांकि इंडिया में तो जो फ्रेंच थे वो थर्ड कर्नाटिक वॉर जब बैटल ऑफ वांडीवास में खत्म होता है, जिसमें फ्रेंच हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर एज ले लेते हैं और ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में फ्लरिश होने लगता है। उसके कुछ 3 साल बाद जो वॉर था वो फाइनली समाप्त हो जाता है। ये जो 7 ईयर वॉर था वो बाकी लोकेशन पे भी एंड हो जाता है फाइनली। कई बार तो कुछ हिस्टोरियंस इसे वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, बिकॉज ये कई सारे कॉन्टिनेंट पर लड़ा गया था, लाइक यूरोप, वेस्ट अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, फिलीपींस और कई सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये एक बहुत बड़ी पिक्चर इमर्ज होकर आई, जहां पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो कभी शांति भरा जीवन वहां के नेटिव्स वहां पर जी रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में। जब इसके बारे में यूरोपियन पावर्स को जानकारी मिली तो वहां पर वो एक बैटल ग्राउंड, एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो गया। देखिए, अल्टीमेटली जब हम 7 ईयर वॉर की बात कर रहे थे तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन कर ली गई, ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से हम इसे जानते हैं। दैट गॉट साइंड इन 1763 और इसने 7 ईयर वॉर को खत्म कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने उसके बाद अपनी कॉलोनीज को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। इसके पहले तक ये जो 7 ईयर वॉर्स था, तब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो सरफेस पर रूल कर रहे थे।
वेलकम टू ओनली आईएएस। हम अपने इस लेक्चर के साथ, हालांकि ये शांति काफ़ी लंबे समय तक रही, लेकिन ये चिरस्थायी नहीं थी और इसे कभी न कभी तो टूटना था। और ये शांति तब टूटी जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक खोजी नाविक ने कदम रखा अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर। आखिरकार अंत में इन ट्राइब्स के लोगों को दुनिया ने जान लिया कि ये भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर रह रहे हैं। तो आखिर क्रिस्टोफर कोलंबस क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लेकर या फिर वहाँ रह रही जनजातियों को लेकर? एक्चुअली में क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिकन कॉन्टिनेंट या फिर वहाँ रह रही जनजातियों से कुछ खास रुचि नहीं थी उनमें, वो कुछ खास उनमें इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो अपनी यात्रा पर इंडिया की खोज में निकला था, भारत की खोज में निकला था। भारत की खोज में निकलने से क्या मतलब है? क्या लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे उस समय यूरोप में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप के लोग भारत के बारे में भली-भांति जानते थे, भारत के साथ उनका व्यापार भी होता था। लेकिन जो वर्तमान में टर्की की लोकेशन है, कुस्तुनतुनिया इज़ द प्लेस देयर, जब उस पर अरबों ने अपना कब्जा जमा लिया, तो उसके बाद जो एक लैंड रूट था यूरोप का इंडिया तक आने का, वो ब्लॉक हो चुका था। अब यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया तक आने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि कई साइंटिफिक डिस्कवरीज के जरिए ये प्रूव हो चुका था कि अर्थ सर्कल है, गोल है। साइंटिफिक रिवोल्यूशन एनलाइटमेंट के साथ साथ चल रहा था, मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में बताया था। तो ये श्योर हो चुका था कि अर्थ गोल है। तो इसी बात को आधार बनाकर, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस को पता था कि जो इंडिया है वो यूरोप के ईस्ट की ओर है, तो उसे एक बात की समझ तो थी कि अगर वो वेस्ट की ओर भी चला तो घूमकर वो इंडिया तो पहुंच ही जाएगा। और इसी बात को आधार मानकर वो वेस्ट की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन वो एक ऐसी जमीन पर पहुंचता है जो वास्तव में इंडिया नहीं थी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचकर वहां की जनजातियों को देखता है, तो वो उन्हें रेड इंडियंस के नाम से पुकारता है, बिकॉज ही वॉज सपोजिंग कि वो इंडिया पहुंच चुका है। उन्हें आज भी मिसनॉमर के तौर पर रेड इंडियंस ही कहा जाता है, या फिर आप उन्हें अमेरिका की मूल जनजाति भी कह सकते हैं। This change when sea route to America was discovered by Christopher Columbus in 1492. After that, various European powers established colonies in North America. जब इस बात की जानकारी दुनिया को लग गई कि एक बड़ा लैंड मास है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते थे, तो दुनिया भर से लोग इस कॉन्टिनेंट की ओर आकर्षित हुए, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वहाँ पर कब्जा जमाने के लिए, लाइक स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। हालांकि उस समय, उसके कुछ समय बाद अमेरिका वहाँ पहुंचता है और उसी के नाम पर उस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया। धीरे धीरे वहाँ पर कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो जाकर बसने लगे। जो लोग यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे गए, उसके लिए कई सारे कारण थे। ये ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो लैंडलेस पीजेंट थे। उन्हें पता चला कि ये कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जाएंगे तो उन्हें जमीन तो डेफिनेटली मिल जाएगी। कई बार रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से लोग अमेरिका चले गए। मैंने आपको बताया कि लास्ट डिस्कशन में बताया था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जो वॉर चल रहा था, उससे बचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे चले गए। तो रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए भी लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर गए। व्यापारी व्यापार की लालसा में वहां पहुंचे। एक्सप्लोरर्स जो कि खोजी थे, वो वहां के लैंडमार्क्स के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर गए। और कुछ लोग जो एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते थे या फिर नई दुनिया, नई जमीन का लाभ उठाना चाहते थे, ऐसी बहुत बड़ी संख्या यूरोप से अमेरिका की ओर जाने लगी। जब ये संख्या यूरोप से अमेरिका की ओर गई, तो डेफिनेटली उनका कन्फ्रंटेशन वहां की नेटिव जो ट्राइब्स थी उनसे होना था। ये कन्फ्रंटेशन हुआ भी। काफी लंबे समय तक जो नेटिव ट्राइब्स थी उन्होंने मुकाबला किया इन लोगों का, जो वहां पर वहां की जमीन को ऑक्यूपाई करके उसका फायदा उठाने की लालसा में गए थे। अल्टीमेटली जो वहां की नेटिव ट्राइब्स थी, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मारा भी गया। वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पीछे की ओर चले गए और जो कोस्ट का इलाका था वहां पर कॉलोनीज को डेवलप किया जाने लगा। जब ये पूरा वॉर चल रहा था, एक और नेटिव जो अमेरिकन थे उनके और यूरोपियंस के बीच में, तो जब नेटिव अमेरिकन पीछे हटे तो जो लैंड सामने आई, फिर यूरोपियन पावर्स के बीच में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। जब ये यूरोपियन पावर्स के बीच में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें दो की प्लेयर थे, एक था इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भिड़ रहे थे और ये जो वॉर था इस लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, डेफिनेटली ये सिर्फ यहाँ नहीं लड़ा गया, ये दुनिया के कई सारे अन्य हिस्सों में भी लड़ा गया। इसे 7 ईयर वॉर के नाम से जाना जाता है। 1756 में ये वॉर स्टार्ट हुआ, 1763 तक चला। इसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिला, क्योंकि जब जब वहां पर वॉर चलता था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वो वॉर इंडिया में भी स्टार्ट हो जाता था। हालांकि इंडिया में तो जो फ्रेंच थे, वो थर्ड कर्नाटिक वॉर जब बैटल ऑफ वंडीवास में खत्म होता है, जिसमें फ्रेंच हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर एज ले लेते हैं और ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में फ्लरिश होने लगता है। उसके कुछ 3 साल बाद जो वॉर था वो फाइनली समाप्त हो जाता है। ये जो 7 ईयर वॉर था वो बाकी लोकेशंस पे भी एंड हो जाता है फाइनली। कई बार तो कुछ हिस्टोरियंस इसे वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, बिकॉज ये कई सारे कॉन्टिनेंट पर लड़ा गया था, लाइक यूरोप, वेस्ट अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, फिलीपींस और कई सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये एक बहुत बड़ी पिक्चर इमर्ज होकर आई, जहां पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो कभी शांति भरा जीवन वहां के नेटिव्स वहां पर जी रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में। जब इसके बारे में यूरोपियन पावर्स को जानकारी मिली, तो वहां पर वो एक बैटल ग्राउंड, एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो गया। देखिए, अल्टीमेटली जब हम 7 ईयर वॉर्स की बात कर रहे थे, तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन कर ली गई। ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से हम इसे जानते हैं। दैट गॉट साइंड इन 1763 और इसने 7 ईयर वॉर को खत्म कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने उसके बाद अपनी कॉलोनीज को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। इसके पहले तक ये जो 7 ईयर वॉर्स था, तब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो सरफेस पर रूल कर रहे थे उन सभी कॉलोनीज में जो वहां पर स्टैब्लिश थी, जहां पर लोग बहुत लंबे समय से जा जाकर बसे थे और रह रहे थे। अटलांटिक कोस्ट पर जो कॉलोनीज थी उनको स्टैब्लिश करना शुरू किया गया। इस वॉर में क्यूबेक, कनाडा का जो एक हिस्सा था, वो फ्रेंच से ब्रिटिशर्स को मिल गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो और डच टेरिटरी थी, न्यू नीदरलैंड्स, उसे भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और उसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया गया। कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड लाइन द अटलांटिक कोस्ट एंड वर 13 इन नंबर। जो कॉलोनीज वहां पर और स्ट्रॉन्ग होल्ड किया गया, जिनको स्टैब्लिश किया गया, उनकी संख्या 13 थी। ये कॉलोनीज कौन सी थी? यहाँ पर रेड कलर में आप देख सकते हैं। कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया गया, स्ट्रॉन्ग होल्ड इन पर बनाया गया ब्रिटेन के द्वारा। ये कॉलोनीज थी न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलवेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। कुछ नाम आपको याद रहेंगे, आप आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। नहीं भी याद रहेगा, डजंट मैटर, बट आप देख सकते हैं एक बार। तो 13 संख्या थी इन कॉलोनीज की, जिनको वहां पर फिर से फ्लरिश करने का काम स्टार्ट किया गया, उन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया गया इंग्लैंड के द्वारा। कॉलोनीज में जो पॉपुलेशन थी वो काफी डाइवर्स थी और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, क्योंकि वो किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करते थे, वो अलग अलग कंट्री से आए थे और उन सभी के आने का अपना अलग अलग कारण था। और यही कारण था कि वहाँ पर एक बहुत ही लिबरल आइडिया तैयार किया गया था, हार्मनी क्रिएट की गई थी, क्योंकि वो सभी किसी न किसी दिक्कत की वजह से वहाँ पर आए थे। उन्होंने खुद को वहाँ पर तैयार किया था, वहाँ की लोकेशन के हिसाब से, वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को तैयार कर वहाँ पे खुद को स्टैब्लिश किया था। तो वो सभी लोग बहुत ही लिबरल आइडियाज के साथ आराम से वहाँ पर रह रहे थे। ब्रिटिशर्स ने उन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू किया। बिग टाइम नई इंडस्ट्रीज को वहाँ पर डेवलप किया गया, वूल, फ्लैक्स, लेदर, मोस्टली यूरोपियन मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को तैयार किया जा रहा था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन कॉलोनीज का क्या था? यूं तो ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में ये थे,
लेकिन यहाँ की जो सरकारें थी वो लोकली इलेक्टेड होती थी, वहाँ पे लोकली इलेक्टेड असेंबली होती थी, जिनमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे और वो उनके लिए कानून बनाते थे, टैक्सेस लेवी करते थे। उनको काफ़ी इंडिपेंडेंट राइट्स भी थे इन टेरिटरीज़ को। हालाँकि अल्टीमेटली तो ये जो ब्रिटेन था उसके प्रति ही आंसरेबल थे, क्योंकि ये ब्रिटेन के अंडर में आ जाते थे। शुरुआत में ये जो सीन था वो कुछ और था, ब्रिटिशर्स काफ़ी लिबरल हुआ करते थे टेरिटरीज़ को लेकर। लेकिन बाद में जब 7 ईयर वॉर के बाद उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया, तब उन्होंने इस पूरी लोकेशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब उन्हें इस बात का भय नहीं था कि अगर वो इस टेरिटरी में पर्सिक्यूट करेंगे नेटिव अमेरिकन्स को, या फिर जो लोग यूरोपियंस वहाँ पर जाकर बसे हैं, जो कि एक्चुअली में ब्रिटेन के अंडर में आते हैं, तो उन्हें अब फ्रांस का खतरा नहीं था कि फ्रांस उस एरिया पे आकर अपना प्रीडोमिनेंस एस्टैब्लिश करेगा ऑन द नेम कि ब्रिटिशर्स उनके हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को वहां से हटाया, अब ब्रिटिशर्स को इस बात का कोई खतरा नहीं था और उन्होंने कई सारे परसिक्यूशन स्टार्ट किए, नए टैक्स इंपोज करने शुरू कर दिए। तो आइए देख लेते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉज क्या थे, जो कि 1765 से 1783 तक चला। जो पहला कॉज था दैट वाज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कॉज में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अमेरिकन सोसाइटी का इंटेलिजेंसिया था वो काफी अवेयर था, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानता था। उन्हें एक बात बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ पता थी कि किसी भी जगह के द्वारा, किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून केवल वहीं तक इंप्लीमेंट होते हैं, केवल वहीं तक लागू होते हैं जहां तक उस पूरी पार्लियामेंट में जिस लोकेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए जा रहे थे वो अमेरिका के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे थे, लेकिन अमेरिका का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं था। इसका मतलब ये था कि उस पार्लियामेंट के कानून एक ऐसी जगह पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जहां पर या जहां के लोगों का उस पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस बात से काफी विरोध शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये एक सिंपल सा पॉलिटिकल कॉज था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो एक इशू था। इकोनॉमिक कॉज भी कई सारे थे, जैसे कि ब्रिटेन का एक कॉन्सेप्ट था मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल इमीडिएटर के तौर पे ट्रेड करता है। कैपिटलिज्म में एक व्यक्ति किसी कंपनी को ओन करता है और उसका प्राइवेट तरीके से इस्तेमाल करके अपना फायदा कमाता है। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को लेकर जो नोशन था ब्रिटेन का, आपको उसे भी समझने की आवश्यकता है। तो जो रिसोर्स थे अमेरिका की, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उनका जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इससे काफी दिक्कत होती थी वहाँ के जो अमेरिकन थे उनको। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम देख लेंगे। इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट डिटेल में देख लेंगे जो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था उसके बारे में भी। इसके बाद एक और इशू है 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर के बारे में मैंने अभी आपको बताया। देखिए 7 ईयर वॉर जो कि 1756 से 63 के बीच में चला, इसके पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे फ्रेंच भी थे। तो फ्रेंच की होने की वजह से जो ब्रिटिश टेरिटरी थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, जो 13 वहाँ पर कॉलोनीज थी, उनको लेकर ब्रिटेन काफी कॉन्शियस रहता था। काफी सॉफ्टली डील किया जाता था, सरफेस लेवल पर रूल किया जाता था, बहुत इंटरनल मैटर में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर उनकी जो सभी कॉलोनीज थी, उनकी लोकल असेंबली होती थी, वो अपने लॉज खुद बनाते थे, उसके हिसाब से उसे इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करते थे। तो ब्रिटिशर्स काफी सॉफ्ट रहते थे इन 13 कॉलोनीज को लेकर। लेकिन 7 ईयर वॉर्स में जब उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया, तो फ्रेंच को हराने के बाद अब ब्रिटिशर्स ओपन हो चुके थे। उन्हें पता था कि अब कोई ऐसी पावर नहीं जो उन्हें चैलेंज कर सके उस कॉन्टिनेंट पे। तो उसके बाद उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट करना शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे तो ब्रिटिशर्स 7 ईयर वॉर में जीत चुके थे, लेकिन इससे काफी नुकसान हो चुका था, उनको काफी लॉस हो चुका था, उनके रिसोर्स काफी खत्म हो चुके थे। एट दैट टाइम वो चाहते थे कि उन रिसोर्स खत्म हुए हैं उनकी रिकवरी की जाए अमेरिका के रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करके। वो चाहते थे कि अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगा के जो नुकसान उन्हें हुआ है उसकी भरपाई कर ली जाए। लेकिन अमेरिकन इस बात से असहमत थे। उसके लिए कई सारे कानून बनाए गए, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि इन कानूनों के जरिए कैसे एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया गया जो वहाँ के रिसोर्सेज थे उनको। इसके बाद बात करते हैं आइडियोलॉजिकल कॉज की। देखिए कई सारी आइडियोलॉजीज थी जो कि इनलाइटनमेंट के समय इमर्ज होकर आई। कई सारे फिलोसफर्स थे, लॉक, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन। इन्होंने जो आइडियाज जो इनलाइटनमेंट के समय इमर्ज होकर आए थे, इनलाइटनमेंट एक ऐसा पीरियड था जिस समय नए नए आइडियाज इमर्ज होकर आए, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको काउंटर किया गया और रीजन के बेसिस पर क्वेश्चंस रेज किए गए। उनका ऐसा मानना था, ये जो फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको छीना नहीं जा सकता और सरकार भी उन्हें इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। अब ये जो आइडियाज थे, ये जो ब्रिटेन का ऑप्रेसिव रूल था, इसके सीधा खिलाफ थे। तो इन्होंने भी एक थ्रस्ट क्रिएट किया, जिसके बाद ये जो रिवॉल्यूशन था वो आगे बढ़ा। हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के बारे में। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत जो ब्रिटिश नोशन था उसका ये था, 18वीं सेंचुरी के आसपास ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, ये एक ऐसे आइडिया पे बेस था कि जो इकोनॉमी है किसी भी कॉलोनी की, उसका एक मूल उद्देश्य ये होता है कि वो जो नेटिव कंट्री है, जो होमलैंड है, जो उस कॉलोनी को अपने अंडर में रखे हुए है, वो उसके इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उनको इंश्योर करे, उसे फायदा पहुंचाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो होमलैंड की तरफ हो। अगर ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखा है कंट्री ए बी सी को, अगर ब्रिटेन की ये कॉलोनी है ए बी और सी, तो सभी कॉलोनीज का सिर्फ एक उत्तरदायित्व है कि इनके रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करके ब्रिटेन के आर्थिक हितों की रक्षा की जाए, ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में मदद की जाए। और जो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए वो हमेशा ब्रिटेन की ओर होना चाहिए। इन किसी भी कॉलोनीज की तरफ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये नहीं हो सकता। इस पॉलिसी के तहत कई तरीके के ट्रेड बैरियर्स इंपोज कर दिए जाते थे इन कॉलोनीज के ऊपर, ताकि ये अपना ट्रेड फ्लरिश ना कर पाए। और जो ब्रिटिश कंपनीज होती थी उनकी मोनोपोली होती थी इन सभी कॉलोनीज में। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका के ऊपर भी इंपोज किए गए, जिससे अमेरिकन में काफी असंतुष्टि क्रिएट हो गई, वहाँ की इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं होने दिया और ये असंतोष आगे चलकर रिवोल्ट के रूप में हमारे सामने निकलकर आ गया। जो कॉलोनीज थी उनको ब्रिटिश लॉ के तहत ये कह दिया गया कि वो किसी भी नॉन ब्रिटिश शिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए। कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स का जो शिप है उसका इस्तेमाल ट्रेड करने के लिए अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन ट्रेडर्स कर सकते थे। एक्सपोर्ट भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स का ब्रिटेन में ही हो सकता था और जो सामान था उस पर हैवी ड्यूटी या हैवी टैक्स भी इंपोज किया जाता था मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के तहत। मतलब जो ट्रेड बैरियर्स थे, ये एक मेन कैरेक्टर था मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का। अमेरिकन को कई बार तो कुछ इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने से भी बाहर कर दिया गया था, जैसे आयरन वर्क और टेक्सटाइल। ऐसी इंडस्ट्रीज अमेरिकन स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे बिकॉज ये इंडस्ट्रीज काफी फायदेमंद थी ब्रिटिशर्स, बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स के लिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कंपनीज अमेरिकन स्टैब्लिश करें ताकि जो उनके हित हैं वो पूरे ना हो सके। तो इससे भी काफी असंतुष्टि थी। तो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म जो था उसने इकोनॉमिक तौर पर एक बहुत ही तगड़ा ग्राउंड तैयार करके रखा हुआ था, जिसके बाद जो असंतोष था वो रिवोल्ट के रूप में अमेरिका में हमारे सामने आ गया। अब जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे उनका क्या रोल रहा, मैंने एक लाइन में तो आपको वहां पे बता दिया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। देखिए इनलाइटमेंट को एज ऑफ रीजन कहा जाता है। जब नए नए आइडियाज इमर्ज होकर आए, ये पूरा मूवमेंट 1600 के आसपास शुरू हुआ। काफी अच्छे फिलोसफर्स आए, हॉब्स, लॉक, जिन्होंने अपने अपने आइडियाज रखे। देखिए डार्क एज में जो एक इंडिविजुअल था उसे तवज्जो नहीं दी जाती थी। चर्च, किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। लेकिन ये जो एनलाइटमेंट का पीरियड आया इसमें एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी और ये जो एनलाइटमेंट का पीरियड था ये 1700 के आसपास अपनी हाइट पे पहुंच गया। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद ही जो अमेरिकन जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रही है, तो इसका प्रभाव अमेरिकन सोसाइटी पे डेफिनेटली पड़ेगा। हॉब्स एक प्रो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते थे। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये होता है कि राजा अपने डिसीजंस को खुद से ही ले, बिकॉज मिडिल एज में जो राजा होता था वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हिसाब से काम करता था, उनका प्रभाव राजा के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ करता था।
यूँ तो हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में उसका ये कहना था कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों को राजा को दे देते हैं और उसके बाद राजा उनके ऊपर रूल करता है। तो अगर हम एक एसेंस के तौर पे देखें तो हॉब्स ने भी एक इंडिविजुअल को सेंटर में रखा हुआ है। लॉक के विचारों की बात करें तो लॉक के विचार ह्यूमन्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखता है और वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकता है। हर व्यक्ति फ्री होता है और इक्वल होता है। इसी आधार पर उन्होंने 3 तरीके के अधिकारों की बात की थी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के 3 अधिकार तो होते ही होते हैं और सरकार का क्या काम है? सरकार का काम ये है कि सरकार इन अधिकारों को सुरक्षित रखे और अगर सरकार ऐसा करने में असफल हो जाए तो व्यक्तियों को, नागरिकों को ये अधिकार होता है कि वो सरकार को सत्ता से हटा दें। तो ऐसे जो विचार थे ये काफ़ी क्रांतिकारी विचार थे उस समय की लोकेशन के हिसाब से आप बात करें, उस समय जो सर्कमस्टेंसेस हुआ करते थे उसके आधार पे बात करें तो किसी सत्ता को उखाड़ फेंकने की अगर कोई थिंकर जो बात कर रहा है तो उसे डेफिनिटली क्रांतिकारी विचार कहा जाएगा। देखिए 1750 के आसपास जो थिंकर्स थे उन्होंने स्टेटस को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आज़ादी, फ्रीडम और लिबर्टी की मांग करनी शुरू कर दी थी। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ जो गवर्नेंस थे उनको एडवोकेट किया जाने लगा था। यही वो फिलोसफर्स थे जिनके रिपब्लिकनिज्म और लिबरलिज्म के आइडियाज़ ने कोलोनियलिज्म के आइडियाज़ को मिलिटेट करना शुरू कर दिया, उसे खत्म करना शुरू कर दिया या उसकी ओर प्रयास जारी कर दिया। कोलोनियलिज्म तो बहुत अंत में आकर खत्म हुआ। देखिए जो रिपब्लिकन प्रिंसिपल होता है उसके तहत जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसे वहाँ के नागरिक खुद चुनते हैं। हालांकि उस समय ये बात काफी विचित्र थी बिकॉज राजा हुआ करते थे या फिर रूलर्स हुआ करते थे, व्यक्ति किसी राजा को चुने ये तो बहुत अजीब सी बात उस समय मानी जाती थी, लेकिन ये प्रिंसिपल फिर भी एडवोकेट किए जा रहे थे। लिबरल आइडियाज को एडवोकेट किया जा रहा था जहाँ पर व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की बात की जा रही थी। ऐसे में कई सारे फिलोसफर्स आए, लॉक, हैरिंगटन, मिल्टन, जो ऐसा मानते थे कि व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जिन्हें नहीं छीना जा सकता। 1690 में लॉक ने व्यक्ति के नेचुरल राइट को डिफाइन किया। मॉन्टेस्क्यू ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एडवोकेट किया 1748 में, जिसके तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों के काम अलग-अलग होने चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। थॉमस पेन जो कि एक फ्रांस के फिलोसफर थे, उनको तो ये बहुत अजीब लगा कि नॉर्थ अमेरिका एक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर, हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक कॉन्टिनेंट है, उसको एक छोटा सा आइलैंड ब्रिटेन रूल कर रहा है। तो ऐसे जो आइडियाज थे उन्होंने एक पूरा ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था उसके सीड्स तैयार हो गए। तो आगे ये रिवॉल्यूशन कैसे बढ़ा और इसके क्या प्रभाव हुए, क्या कमियां रह गई, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।